हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विशाल चौहान और यूपीएससी सीएससी के लिए हमने जो सीरीज शुरू की है मेडिवल हिस्ट्री की, उसमें आज हम दिल्ली सल्तनत का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम रजिया सुल्तान और बलबन के बारे में पढ़ेंगे। राइट, सो दैट मीन्स रजिया सुल्तान और बलबन की पॉलिटिकल हिस्ट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री, सोशल हिस्ट्री, इकोनॉमिक हिस्ट्री, रिलीजियस हिस्ट्री एज वेल एज इनके कल्चरल एस्पेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कुछ एक बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट हम करेंगे। लेकिन आज के टॉपिक पर बढ़ने से पहले मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि अगर उन्होंने अभी तक प्रीवियस सेशंस नहीं देखे हैं, सो मेक श्योर दे वॉच ईच एंड एवरी प्रीवियस वीडियो। द कॉन्सेप्ट चैनल का नाम है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को पूरा देखिएगा और उनमें जो मैंने सवाल पूछे हैं उनके जवाब मुझे कमेंट में दीजिएगा और अपना फीडबैक जरूर प्रोवाइड कीजिएगा कि आपको सेशन अच्छे लग रहे हैं, बुरे लग रहे हैं, या जैसा भी आप फील करते हैं। और अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं मेरे सेशंस को और अगर आपको फायदा हो रहा है मेरे सेशन से, सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरे वीडियोज़ को जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप एक्टिव हो। ऑलराइट, उसके अलावा अगर आप इस वीडियो या और किसी भी लेक्चर का पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जाइए मेरे, चौहान_सर_हिस्ट्री। वहां से आपको सारे पीडीएफ्स अवेलेबल होंगे। मैंने बहुत सारी बुक्स रिसेंटली अपलोड करी हैं, हिस्ट्री ऑप्शनल से लेकर जीएस या सिलेक्टिव स्टडीज के लिए। सो अगर आप चाहते हैं कि और बुक्स, मतलब अगर आपके पसंद की कोई बुक वहां पर अपलोडेड नहीं थी, राइट, यूपीएससी से रिलेटेड, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। टेलीग्राम, नॉट टेलीग्राम लेकिन इंस्टाग्राम पे आप मुझे डीएम कीजिएगा, यही सेम हैंडल से मैं इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हूँ। या यूट्यूब वीडियोस के नीचे कमेंट आप डाल सकते हैं कि सर मुझे ये बुक चाहिए, मैं टेलीग्राम चैनल पर जरूर अपलोड करूंगा अगर मेरे पास अवेलेबल होगी तो। ठीक है, उसके अलावा अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है सब्सक्रिप्शन प्लान्स, जिसमें डेली लाइव क्लासेस हैं और अनलिमिटेड एक्सेस है उन क्लासेस की। आप जितनी बार चाहे उन क्लासेस को देखिए। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको यूपीएससी सीएससी के लिए प्रिपेयर करवाएंगे। और अगर आप अप्रैल 28 तक कोर्स अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, सो अगले साल जुलाई 2022 31 जुलाई तक वो सब्सक्रिप्शन जो है वो वैलिड रहेगा, यानी एक ईयर के सब्सक्रिप्शन पे आपको एडिशनल 4-5 मंथ्स मिल रहे हैं। राइट, सो वेट क्यों कर रहे हैं आप, जरूर सब्सक्राइब करें और मेरा कोड इस्तेमाल करें, चौहान_सर_हिस्ट्री। अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो जिससे सपोर्ट जो है वो आपका मुझे मिलेगा। राइट, एडिशनल 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा। प्लस के अलावा आइकॉनिक प्लान्स अवेलेबल हैं। आइकॉनिक प्लान्स में ऑब्वियसली प्लस से ज़्यादा फीचर्स हैं, जैसे कि पर्सनल गाइडेंस। आप जो भी टेस्ट देंगे, जो भी वीकली टेस्ट देंगे, उस टेस्ट का एनालिसिस आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, प्रिंटेड जीएस का स्टडी मटेरियल अनअकैडमी द्वारा दिया जाएगा। टॉप एजुकेटर्स, टॉप यूपीएससी के जो मतलब स्कॉलर्स हैं उनके द्वारा सेट किया गया है ये मटेरियल। सो ये बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है आपके लिए। इन मटेरियल और प्लान को अवेल करने के लिए आप मेरा कोड इस्तेमाल करेंगे, चौहान_सर_हिस्ट्री, जिससे आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट और आपके चौहान सर को मिलेगा आपका सपोर्ट, जिस सपोर्ट की उन्हें बहुत ज़रूरत है। उसके अलावा अगर आप अनअकैडमी के लिए यूपीएससी सीएससी के लिए अगर आप अनअकैडमी की कोई टेस्ट सीरीज अवेल करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं, वर्ल्ड अफेयर्स की, पाथफाइंडर। और टेस्ट सीरीज अवेल करने के लिए कोड इस्तेमाल करें, चौहान_सर_हिस्ट्री। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है 1 ईयर के बैचेस, 2 ईयर के बैचेस, एनसीईआरटी बैचेस, उसके अलावा यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के लिए बैचेस, राइट, और कॉम्बैट, अनअकैडमी कॉम्बैट जो है वो आपके लिए स्कॉलरशिप टेस्ट अवेलेबल है, जिसमें टॉप रैंकर्स को अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन मिलेगी यूपीएससी सीएससी की 1 साल के लिए, और 4 करोड़ तक का जो है वो आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है। एनरोल करने के लिए कोड इस्तेमाल कीजिए, चौहान_सर_हिस्ट्री। ऑलराइट, सो शुरू करते हैं स्लेव डायनेस्टी के साथ। तो स्लेव डायनेस्टी में अभी तक हम ऐबक को समझ लिया हमने, कुतुबुद्दीन ऐबक, और शमशुद्दीन इल्तुतमिश को हमने समझा। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ऐबक सुल्तान है या नहीं वो डिस्प्यूटेड है। ठीक है, लेकिन इल्तुतमिश डेफिनेटली सुल्तान है, क्योंकि उसने अब्बासी खलीफों से मंशूरनामा लिखवा लिया, उसने लेटर ऑफ इन्वेस्टिट्योर जो है वो लिखवा लिया कि वही सुल्तान है, जिससे डिस्प्यूट कबाचा और यल्दोज से जो डिस्प्यूट है वो खत्म हो गया। ठीक है, लेकिन इल्तुतमिश के अंतिम समय में इल्तुतमिश का एकमात्र एक ऐसा पुत्र था जो लायक था इल्तुतमिश के बाद सुल्तान बनने के, जिसकी हो गई मृत्यु। ठीक है, सो अब इल्तुतमिश के बाद में बचे, उसके जो पुत्र बचे वो थे थोड़े से निकम्मे इन द सेंस कि वो भोग विलास में पड़ गए। राइट, और इल्तुतमिश की नॉट एकमात्र लेकिन इल्तुतमिश की जो सबसे मतलब बड़ी उम्र में जो लड़की थी जिनका नाम था रजिया, वो काफ़ी कुशल एडमिनिस्ट्रेटर थी। क्योंकि इल्तुतमिश जब ग्वालियर गया एक्सपीडिशन पर,
तो उसने 1231 में 1231 में रजिया को अपॉइंट किया दिल्ली, और रजिया ने बहुत बेहतरीन तरीके से दिल्ली को मैनेज किया, राइट। सो आज मैं आपको ये पूरी कहानी समझाऊंगा कि किस तरह इल्तुतमिश के जाने के बाद, इल्तुतमिश के बाद गद्दी पर कौन बैठेगा। एक भयानक कंटेस्ट हुआ दिल्ली में जिसमें रजिया सुल्तान जो है वो सक्सेसफुल होकर उभरी, और रजिया सुल्तान जो है वो 1236 से 1240, ठीक है, 3 साल लगभग कुछ महीने जो हैं वो दिल्ली की सुल्तान बनकर उन्होंने शासन किया। और फिर हम यही समझेंगे कि किस तरह वो शक्ति में आई और किस तरह शक्ति में उतारी गई, और उसके अराउंड जो भी कॉन्सेप्ट और फैक्ट घूम रहे हैं वो हमारे लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स रजिया सुल्ताना से जुड़े हुए पॉलिटिकल हिस्ट्री के जो फैक्ट्स हैं उन पर क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री पर सवाल नहीं बनेगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री विल बी द सेम एज ऑफ इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के एडमिनिस्ट्रेशन को ही रजिया ने आगे कंटिन्यू किया। रजिया ने एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस तो करे, लेकिन कोई ऐसा ड्रास्टिक नहीं था जिसको मेंशन किया जा सके। उसने बेसिकली पोस्ट को जो है वो चेंजेस किया और एक ट्रेंड बदल दिया कि किस लीनिएज के नोबल्स को कहां पर अपॉइंट करना है, जो कि मैं आज आपको समझाऊंगा सर, राइट। सो रजिया के बारे में हम क्या समझेंगे? रजिया के बारे में समझेंगे मतलब धीरे धीरे शक्ति में रजिया किस तरह आई और फिर उसकी शक्ति का पतन कैसे हुआ, ठीक है। और सेम गोज फॉर बलबन। बलबन किस तरह शक्ति में आया, बलबन के रेन के दौरान क्या क्या घटनाएं घटी, और फिर बलबन किस तरह शक्ति से खत्म हुआ, ठीक है। खैर, सुल्तान रजियत उद दुनिया व उद्दीन कहा गया है किसके द्वारा? रजिया को ये टाइटल दिया गया है, ये मेंशन्ड है मिनहाज सिराज की किताब में, ठीक है। पॉपुलरली नोन एज रजिया सुल्तान। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, कई जगहों पर रजिया सुल्ताना लिखा होता है, ठीक है। रजिया वॉज नॉट अ सुल्ताना, शी वॉज अ सुल्तान, ठीक है। सुल्ताना इज समवन, सुल्ताना जो है वो सुल्तान की वाइफ को कहा जाएगा, ठीक है। लाइक किंग की कौन होगी? क्वीन, ठीक है। एम्परर की एम्परेस, सुल्तान की सुल्ताना, ठीक है। वॉज द डॉटर, सो रजिया सुल्तान कहना उसको सही रहेगा। और ये हमें कहां से पता चला है? सोर्स ऑफ हिस्ट्री। मैंने बोला ना, सोर्स ऑफ हिस्ट्री। किस टाइप ऑफ क्वेश्चन पे जोर देना है हमें? सोर्स ऑफ हिस्ट्री। सो मिनहाज सिराज, मिनहाज सिराज ने रजियत उद दुनिया व उद्दीन कहा उसे, ठीक है। उसके अलावा टर्मिनोलॉजी पर हमें ध्यान देना है, ठीक है। टर्मिनोलॉजी फॉर पॉलिटिकल हिस्ट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव, कल्चर, रिलीजन, इकोनॉमी, सोसाइटी, टर्मिनोलॉजी पर क्वेश्चन बनता है। और पॉलिटिकल हिस्ट्री पर तो सवाल हमें देखने ही है, ठीक है। सो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, क्या क्या सोर्सेज होते हैं हिस्ट्री के? लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल, ब्रॉडली कहा जाए तो। आर्कियोलॉजिकल में क्या है? इंस्क्रिप्शंस, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स में बिल्डिंग्स वगैरह हो सकती हैं, ठीक है, जितना भी आर्किटेक्चर है। और उसके अलावा न्यूमिस्मेटिक्स। लिटरेरी में, अब यहां पर लिटरेरी कौन सा प्रोमिनेंट रहेगा? सिंस दीज पीपल आर टर्किक, सो जो तुर्की जो राइटर्स हैं उनके लिटरेरी सोर्सेज में हमें जानने को मिलेगा किसके बारे में? दिल्ली सुल्तानों के बारे में, ठीक है। और रजिया सुल्तान के साथ कौन जुड़े हैं? मिनहाज सिराज, ठीक है। आगे देखते हैं। रजिया सुल्तान वाज डॉटर ऑफ इल्तुतमिश, सो शमशुद्दीन इल्तुतमिश हु वाज अ स्लेव ऑफ द स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक, एंड कुतुबुद्दीन ऐबक वाज स्लेव ऑफ मोहम्मद घोरी। सो रजिया सुल्तान was of slave descendant, right? वो एक प्योर ब्रेड नोबल तुर्की नहीं थे। शी वॉज फ्रॉम द नोबिलिटी, क्योंकि इल्तुतमिश की लड़की थी, लेकिन शी वॉज मतलब एक स्लेव डिसेंडेंट से आ रही है, राइट। सो यहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि उसका क्लेम थ्रोन पर, उसका क्लेम जो है वो चैलेंज किसने किया? जो प्योर ब्रेड तुर्की है उन्होंने, बिकॉज शी वॉज अ डॉटर ऑफ अ स्लेव। इल्तुतमिश was strong, he was contested for throne, right? बाकी सब ने, तुर्की नोबिलिटी ने क्वेश्चन उठाया, कबाचा ने, यल्दोज ने, ठीक है, कि तुम स्लेव के स्लेव हो, हम तो केवल स्लेव हैं, राइट। लेकिन उसने अब्बासी खलीफों से मंशूरनामा जो लिखवा लिया, ठीक है, लेटर ऑफ इन्वेस्टिचर जो लिखवा लिया, वहां से उसका क्लेम जो है वो सॉलिडिफाई हो गया। बट रजिया के क्लेम में यहां पर सवाल उठेंगे, आइए देखते हैं क्या सवाल उठेंगे, ठीक है। एंड वॉज नॉमिनेटेड बाय हिम एज हिज सक्सेसर। अब यहां पर उठता है जो सवाल, कहा जाता है कि जो कॉमन नॉलेज है वो ये है कि रजिया को इल्तुतमिश ने अपॉइंट किया। जब इल्तुतमिश ग्वालियर गया तो 1231 में उसने रजिया को दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेटर बनाकर बिठाया और खुद वो चला गया ग्वालियर,
ठीक है, क्योंकि और कोई लड़का उसका बैठने लायक था नहीं। एक उसका लड़का था मुहम्मद, वो लाहौर में अपॉइंटेड था। ठीक है, तो यहां पर जो कंफ्यूजन है वो ये है कि इल्तुतमिश के सारे काबिल लड़के मर गए और बाकी सारे जो है वो निकम्मे लड़के बचे, और रजिया ने दिल्ली को इतनी बेहतरीन तरीके से संभाला कि इल्तुतमिश ने रजिया को सुल्तान अपॉइंट कर दिया। ठीक है, मतलब उसने अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से कहा कि मैं इसको अपना जो है वो हेयर घोषित कर रहा हूं, जब मैं चला जाऊंगा तो ये सुल्तान ऑटोमेटिकली बन जाएगी। लेकिन ये बात डॉक्यूमेंट करी है मिनहाज ने, और मिनहाज उस समय था ग्वालियर में। मिनहाज दिल्ली पहुंचा है 1238 में, जब तक रजिया जो है वो सुल्तान बन चुकी थी। तो दैट मीन्स एक और कंटेम्पररी सोर्स ये कहता है कि रजिया ने ये बात फैलाई, रजिया के सपोर्टर्स ने ये बात फैलाई कि इल्तुतमिश ने रजिया को अपॉइंट किया है, क्योंकि इल्तुतमिश तो मर गया तब तक 1236 में। इल्तुतमिश के जाते ही रजिया के सपोर्टर्स ने बात फैला दी कि इल्तुतमिश ने रजिया को अपॉइंट कर दिया है। अब इल्तुतमिश के जाने के बाद कौन कंफर्म कर सकता है? ठीक है, सो ये बात बाद में मिनहाज ने लिखी है, लेकिन ये अभी भी कंटेस्टेड है, क्योंकि मिनहाज तो उस समय ग्वालियर में था। तो कैसे पता कि इल्तुतमिश ने एक्चुअली में किया, क्योंकि मिनहाज उस समय मौजूद नहीं था दिल्ली में जब ये घटनाएं हो रही थी। ठीक है, सो ये एक वेल कंटेस्टेड पॉइंट है, बट द कॉमन, यहां पर वही मैं कह रहा हूं ना, समझना आपको हिस्टोग्राफिकल अप्रोच क्या बोलती है कि इट इज कंटेस्टेड, लेकिन जो कॉमन नॉलेज है, सबॉर्डिनेट लेवल के एग्जामिनेशंस ले लो आप, राज्य लेवल के कमीशन के मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के एग्जामिनेशंस ले लो, इनफैक्ट यूपीएससी में भी यही पॉइंट माना जाएगा कि रजिया वाज सुल्तान, रजिया वाज अपॉइंटेड बाय इल्तुतमिश। लेकिन जब आप ऑप्शनल हिस्ट्री में जाएंगे ना, वहां पर आप कहेंगे, वहां पर आप हिस्टोरियोग्राफी को कंसीडर करेंगे, वहां पर आप अलग अलग परसेप्शंस को कंसीडर करेंगे, वहां पर आप कहेंगे कि दैट दिस पॉइंट इज डिस्प्यूटेड, रजिया ने सेल्फ अपॉइंट किया अपने आप को। ये मतलब यहां पर ये डिस्प्यूट है, क्योंकि मिनहाज तो उस समय दिल्ली में था ही नहीं, उसने जो सुनी सुनाई बात को लिख दिया। ठीक है, खैर, हाउएवर द मेंबर्स ऑफ तुकरान चहलगनी मेड रुकनुद्दीन वन ऑफ द सन ऑफ इल्तुतमिश एंड एन इनकॉम्पिटेंट प्रिंस एज सुल्तान ऑफ दिल्ली। अब देखिए, रजिया ने शक्ति में आते ही अपने आप को कह दिया कि मुझे इल्तुतमिश ने अपॉइंट किया, और रुकनुद्दीन को उसने बता दिया क्या कि ही वॉज इनकॉम्पिटेंट। लेकिन कंटेम्पररी अन्य, और ये बातें मिनहाज ने डॉक्यूमेंट करी है, लेकिन अन्य कंटेम्पररी सोर्सेस को देखेंगे तो लाहौर से रुकनुद्दीन को बुलवाया था इल्तुतमिश ने अपने अंतिम समय में। ठीक है, कि और उससे ये पता चलता है कि रुकनुद्दीन को अपॉइंट करना चाहता था कौन? इल्तुतमिश, लेकिन रजिया ने अपने आप को जो है वो अपॉइंट कर दिया। फिर तुकरान चहलगनी जो कि इल्तुतमिश के अंडर थी, उसने रुकनुद्दीन को जो है वो सुल्तान बनाने की पूरी कोशिश करी। आइए मैं आगे समझाता हूं आपको। रुकनुद्दीन रूल्ड दिल्ली फॉर 6 months एंड वाज देन डिथ्रोन्ड बाय रजिया सुल्तान, बिकमिंग द फर्स्ट लेडी सुल्तान ऑफ इंडिया। ठीक है, रुकनुद्दीन को गद्दी पर बिठाया गया, लेकिन रजिया जब दिल्ली पहुंची और दिल्ली आकर, रुकनुद्दीन ना मतलब नाकाबिल था, रुकनुद्दीन की जगह उसकी माँ जो है वो मतलब अफेयर संभाल रही थी, पूरा मतलब राजपाट जो है वो उसकी माँ संभाल रही थी पूरी की पूरी। और उसकी माँ कौन है? उसकी माँ इल्तुतमिश की वाइफ। ठीक है, सो रजिया जब पहुंची तो रजिया ने रुकनुद्दीन की माँ को जो है वो शक्ति से हटाया। और यहाँ पर एक बहुत ना मतलब एक ड्रामेटिक सी घटनाएं है कि रजिया दिल्ली पहुंची और दिल्ली के बाजार में रजिया ने दिल्ली के नोबल्स को और दिल्ली के मतलब बड़े बड़े मर्चेंट्स को इकट्ठा किया और एक बहुत बड़ी स्पीच दी, जिससे मतलब दिल्ली के नोबल्स जो है वो बदल गए, कन्वर्ट हो गए रजिया की तरफ, और उन्होंने जो है वो रुकनुद्दीन और उसकी माँ को शक्ति से उतार दिया और फिर रजिया को अपॉइंट कर दिया गया सुल्तान। ठीक है, तो ये भी हाईली स्पेकुलेटिव है। कई कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ऐसा होने में भी फोर्स का इस्तेमाल किया गया, शक्ति का इस्तेमाल करके रजिया ने ऐसा किया। राइट, द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द अपॉइंटमेंट ऑफ रजिया वाज सपोर्ट फ्रॉम जनरल पब्लिक। ठीक है, लेकिन कॉमन एनालॉजी, ठीक है, इतिहास जो ज्यादा पॉपुलर हो गया है वो ये है कि जनरल पब्लिक, दिल्ली की जनरल पब्लिक ने रजिया को शक्ति में बिठाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो ये इल्तुतमिश के मरते समय इतना जो है वो एम्पायर इल्तुतमिश के कंट्रोल में था। ठीक है, सो अब आप देख रहे हैं ध्यान से, लाहौर एक इंपॉर्टेंट इक्ता, ग्वालियर एक इंपॉर्टेंट इक्ता, दिल्ली तो कैपिटल है ही, कन्नौज, बनारस, गौड़, ठीक है, उज्जैन, अजमेर, मुल्तान, थाटा, पेशावर, ये सारे क्या हैं? ये इंपॉर्टेंट इक्ते हैं। रणथंबोर एक इंपॉर्टेंट इक्ता है। इक्तेदारी मैंने आपको समझाया था ना पिछले टॉपिक में। ठीक है,
तो आगे बढ़ते हैं। चैलेंजेस फेस बाय रजिया। अब चलो रजिया जो है वो धक्के से बैठ गई गद्दी पर, लेकिन रजिया क्या है, एक फीमेल है, ठीक है। और जो तुर्की सोसाइटी है वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा मेल डोमिनेटेड है। तो रजिया के सुल्तान होने के क्लेम को कुछ नोबिलिटी ने माना, कुछ ने नहीं माना। तो आप ऑटोमेटिकली कह सकते हैं कि टर्किक नोबिलिटी ने तो नहीं माना। क्यों? क्योंकि रजिया वॉज अ डॉटर ऑफ स्लेव ऑफ अ स्लेव। तो जो फ्री बॉर्न, जो प्योर ब्रेड टर्किक है, उन्होंने तो इसके क्लेम को नहीं माना। तो रजिया ने बदले में क्या किया, इंपॉर्टेंट पोस्ट पे किसको अपॉइंट करना शुरू किया, इंपॉर्टेंट पोस्ट पे उसने अफगानियों को या नॉन तर्किक लोगों को, ठीक है, फारसियों को, उसके अलावा उमायद के जो रेमिनेंट्स रह गए हैं, अब्बासियों के जो रेमिनेंट्स रह गए हैं, ठीक है, सो फारसी, अरबी, अफगानियों को, यानी नॉन टर्किक लोगों को, राजपूतों को अपॉइंट करना शुरू कर दिया। इससे टर्किक नोबिलिटी और भड़क गई। और जो चहलगनी है वो सारी टर्किक नोबिलिटी है। चहलगनी में भी बंटवारा हो गया, कुछ रजिया की तरफ हो गए, कुछ उसके खिलाफ हो गए, ठीक है। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ हर रेन रजिया फेस स्टिफ ऑपोजिशन फ्रॉम नोबल्स ऑफ टर्किश ओरिजिन, ठीक है। The wazirs and the provincial governors refused to accept her accession and were keen to replace her with Ruknuddin, whom they could control and influence. अब देखिए रजिया पहले दिल्ली पर शासन कर चुकी थी 1231-32 में। सो रजिया के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लोगों को नॉलेज थी। रजिया बीइंग अ फीमेल बहुत बेहतरीन तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को समझती थी और वो एक सुल्तान की तरह बिहेव करती थी, राइट। हाथियों पे घूमना, जनता से मिलना, ठीक है, मीटिंग्स वगैरह करना। जब दिल्ली में थी, वो दिल्ली की गवर्नरशिप उसके पास थी, जब इल्तुतमिश ग्वालियर में था। तो नोबल्स जानते थे कि रजिया जो है वो मतलब आयरन फिस्ट से जो है वो रूल करती है, वो काफ़ी स्ट्रांग रूल करती है। और रुकनुद्दीन जो है वो अय्याश है, रुकनुद्दीन को कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। तो चहलगनी ऑब्वियसली रुकनुद्दीन को सपोर्ट कर रही थी और कंस्पिरेसी चल रही थी कि किसी तरह रजिया को शक्ति से उतारा जाए, राइट। रजिया अटेम्प्टेड टू ऑफसेट द पावर ऑफ टर्किश नोबिलिटी बाय क्रिएटिंग क्लास ऑफ नॉन टर्किश नोबल्स। लेकिन रजिया को एक बात पता थी कि टर्किश लोग जो हैं उसको शक्ति से उतारेंगे, तो उसने अब्बासियों को, उमायदों को यानी अरबियों को अपॉइंट करना शुरू किया इंपॉर्टेंट पोस्ट पे। उसने अफगानियों को, खलजियों को इंपॉर्टेंट पोस्ट पर जो है वो मतलब अपॉइंट करना शुरू किया, मतलब तुर्को अफगानियों को, या भारतीय ओरिजिन के जो कन्वर्टेड इस्लामिक लोग हैं उनको अपॉइंट करना शुरू किया, जिससे टर्किश नोबिलिटी और भड़क गई, which led to further opposition from the Turkish nobles. The Orthodox Muslims were offended by the enthronement of a woman as a sultan. अब जो उलेमा है वो कैसे जो है वो एक महिला की बात मान ले, उनका जो पूरा सिस्टम उलट गया। क्योंकि सबसे ऊपर शक्ति में कौन होता है, सुल्तान ना, सुल्तान के बाद उलेमा के बाद काजी, ठीक है। तो सुल्तान फतवा जारी करता है उलेमा को, उलेमा फतवा जारी करता है फर्दर काजी को। तो अगर सुल्तान एक महिला है तो उलेमा महिला के फतवे को जो है वो एक्सेप्ट करने से उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम चले जाएंगे मक्का। रजिया ने कहा चले जाओ, हम किसी और को अपॉइंट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब नोबिलिटी। अब देखिए, आपको दिल्ली सल्तनत को समझना है ना, तो उनकी कोर्ट को समझना पड़ेगा। तो दिल्ली सल्तनत की कोर्ट के सेंटर में बैठता है सुल्तान। सुल्तान के एक साइड होती है उसकी नोबिलिटी और एक साइड होते हैं उसके जो इस्लामिक क्लर्जी है यानी उलेमा। अब जो उलेमा है, उलेमा अरबी भी हैं, उलेमा फारसी भी हैं, लेकिन जो पावरफुल उलेमा है वो अरबी हैं, ठीक है। और उलेमाओं में ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है शिया और सुन्नी का, ठीक है। शिया और सुन्नी का ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है उलेमाओं में। सेम गोज फॉर नोबिलिटी। अब नोबिलिटी क्या क्या है, नोबिलिटी तुर्कियों की नोबिलिटी है, और नॉन तुर्कियों नोबिलिटी में कौन है, अरबी है, फारसी है, अफगानी है और कन्वर्टेड इंडियंस है, ठीक है। ये जो है वो क्या है, नोबिलिटी इस तरह बटी हुई है। और ये तुर्की, अरबी, फारसी, अफगानी, कन्वर्टेड इंडियंस में भी फिर शिया और सुन्नी का कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। सो दैट मीन्स एक बहुत, आप मान सकते हैं कि बहुत हेट्रोजीनस कोर्ट रहता है सुल्तानों का। और इन सारे सेक्ट्स को आपस में जोड़कर रखना काफ़ी मुश्किल कठिन काम होता है, और कोई भी जो है वो रिबेल कर सकता है। मान लीजिए रजिया सुल्तान जो है वो तुर्की नोबिलिटी के साथ नहीं थी, उसके साथ ये बाकी नोबिलिटी थी। तो तुर्की नोबिलिटी जो इनहेरिटेडली स्ट्रांग थी, चहलगनी वाले, उन्होंने ऑब्वियसली रिबेल किया। तो जो इंपॉर्टेंट पोस्ट होंगी, लाहौर है, तबर हिंद है, ठीक है ना, उसके अलावा बदाऊं है, राइट,
ये जो इंपॉर्टेंट पोस्ट है दिल्ली के आसपास का जो एरिया है, रणथंबोर हो गया, अजमेर है, यहां पर जो इंपॉर्टेंट बैठे हैं कौन, इख्तेदार, उन्होंने रिबेल करना ही है ऑब्वियसली, क्योंकि उनके पास कमाई ज्यादा है। खास तौर पर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वाले, लाहौर, तबरिंद वाले, मुल्तान, ये सब, मुल्तान सिंध के, जो कि दिल्ली से दूर भी हैं, अफगान के नजदीक भी हैं, और उनको अफगानिस्तान से सपोर्ट मिलता रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द अदर सन्स ऑफ इल्तुतमिश हैड देयर ओन सपोर्टर्स एंड पार्टीशंस अमंग द नोबल्स एंड पीपल ऑफ दिल्ली। इल्तुतमिश के और भी लड़के थे रुकनुद्दीन के अलावा, उनके साथ नोबिलिटी जुड़ रही थी, क्योंकि देखिए जो जिसके सपोर्ट का सुल्तान बैठेगा ना, प्रेजेंट डे में भी तो ऐसी है, जिसके सपोर्ट का प्रधानमंत्री बन गया, ठीक है, जिसके सपोर्ट का चीफ मिनिस्टर बन गया, उसको फायदा है। अब मान लीजिए किसी भी देश का, किसी, नॉट जस्ट इंडिया, लेकिन किसी भी देश का प्रधानमंत्री किसी रिलीजन के सपोर्ट से बना हो, किसी रीजनल कम्युनिटी के सपोर्ट से बना हो, किसी इकोनॉमिक बैकग्राउंड या किसी मतलब सोशल बैकग्राउंड के पर्टिकुलर सोशल जो है वो आप मान सकते हैं कि सोशल आइडेंटिटी या एक इकोनॉमिकल आइडेंटिटी के सपोर्ट से बना हो, तो ऑब्वियसली वो उन्हीं की मदद करेंगे। दैट मीन्स मान लीजिए अगर रुकनुद्दीन बैठते हैं तो वो टर्किश नोबिलिटी की मदद करेगा, वो अफगानियों की क्यों मदद करेगा? और कॉन्फ्लिक्ट अफगानी, तुर्की, अरबी और कन्वर्टेड इंडियन जो मुस्लिम्स हैं, इन सब के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। राजपूत भी हैं उसके अलावा, तो राजपूत तो इंक्लूड ही नहीं करे मैंने, राजपूत हैं, ठीक है। सो दे ऑल वांटेड देयर शेयर, और वो सब चाहते थे कि हमारे पसंद का बंदा गद्दी पर बैठे और फैसला करे। और रजिया बैठी हुई वहां पर, और रजिया एक तो औरत और ऊपर से स्ट्रॉन्ग विल्ड, एक ऐसी पेट्रियार्कियल सोसाइटी में जो कि महिलाओं को दबाकर रखना चाहता है ताकि सोसाइटी को कंट्रोल करके रखे। तो सारा खेल जो है वो रजिया के खिलाफ चल रहा था। फिर भी रजिया लगभग 4 सालों तक शक्ति में बने रहने में कामयाब रही। काफी बड़ी बात है ये भी उस समय, ठीक। वेरी सॉरी, कोल्ड एयर इन शिमला। The Rajput kings, taking advantage of the prevailing situation, started rebelling against Sultanate. रणथंबोर के, जालोर के, उज्जैन के, ग्वालियर के, कलंजर के, इसके अलावा अजमेर के, ठीक है, राजपूतों ने जो है वो रिबेल कर दिया कि हम, वो तो इल्तुतमिश के मरते ही रिबेल कर दिया था उन्होंने। और रजिया के शक्ति तक आने, रजिया जब शक्ति में आई, ये सब जो है वो अभी इन्होंने अपनी मतलब सुल्तानों की जो सुवेरेनिटी है वो त्याग दी थी, अपने आप को आज़ाद घोषित कर दिया था। अब ये सब से निपटना था। उसके अलावा लाहौर अलग हो रहा था, क्योंकि लाहौर में जो नोबल बैठा हुआ था तुर्की, वो अपने आप को अलग कर रहा है, भटिंडा अल्तुनिया बैठा है, वो अपने आप को अलग कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इमीडिएटली आफ्टर असेंडिंग द थ्रोन, आयतगिन, आपको नाम याद रखने पड़ेंगे, आयतगिन और अल्तुनिया, ठीक है, इख्तियार आयतगिन और इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया। रजिया adopted a number of measures to strengthen her position and to increase her power. Razia made several important appointments and distributed important offices amongst. तो ऑब्वियसली अब रजिया को क्या करना है? अब रजिया को अपने एडमिनिस्ट्रेशन को दुरुस्त करना है ताकि वो रिबेलियंस को सप्रेस कर सके। तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट पोस्ट पर अपने बंदे बिठाने, यानी लाहौर पर अपना बंदा होना चाहिए, सिंध में अपना बंदा होना चाहिए, मुल्तान में अपने फेवर का बंदा होना चाहिए, बनारस में, कन्नौज में, जो इंपॉर्टेंट शहर है वहां पर अपना खुद का ट्रस्टेड बंदा होना चाहिए, जो कि उसने किया। रजिया फर्स्ट। उसके बाद अब रजिया ने जो है वो मिलिट्री कैंपेन शुरू किया और जो रिबेलियंस है उनको सप्रेस करना शुरू किया। सो रजियाज फर्स्ट मिलिट्री कैंपेन वाज इन्वेजन ऑफ रणथंबोर। रणथंबोर, क्योंकि रणथंबोर ने अपने आप को आजाद कर दिया था, और रणथंबोर इज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्ट ऑफ राजपूत, राइट। राजपूत फोर्ट्स में सबसे स्ट्रांग या वन ऑफ द सबसे स्ट्रांग फोर्ट है रणथंबोर। सो अगर रणथंबोर कैप्चर में कर लिया जाए तो आस पड़ोस के सभी राजपूत राजा चुप हो जाएंगे, ठीक है। इन विच शी डिफीटेड द वजीर निजामुल मुल्क जुनैदी, बहुत इंपॉर्टेंट है। निजामुल मुल्क जुनैदी को रणथंबोर का इख्ता दिया था, जिसने अपने आप को आजाद कर लिया था, तो निजामुल मुल्क जुनैदी को उसने हराया। हु अपोज्ड हर एलिवेशन। शी कॉन्कर्ड रणथंबोर आफ्टर दिस कैंपेन, राइट। सो रणथंबोर कंट्रोल में आ गया, तो आस पड़ोस के राजपूत राजा भी शांत हो गए, ठीक है। हर पॉलिसी ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ नॉन टर्किश नोबल्स लेड टू द राइज ऑफ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट हर, स्पेशली टर्किश नोबल्स। द मेन कॉन्स्पिरेटर्स वर आयतगिन, बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने बोला ना, लाहौर में बैठा आयतगिन, होल्डिंग द ऑफिस ऑफ आमिर हजीब, क्वींस चैम्बरलेन। अब देखिए, आयतगिन को उसने लाहौर से हटाकर दिल्ली बुला लिया, ठीक है,
और लाहौर में मैंने बोला ना कि वो जो मतलब जो रिबेल कर सकते हैं उनको वो इंपॉर्टेंट पोस्ट से हटा रही है। तो लाहौर में बैठा था आयतगिन को उसने बुला लिया दिल्ली और उसको इंपॉर्टेंट पोस्ट दे दिया, क्या, आमिर हजीब, यानी कि क्वींस चैम्बरलेन, यानी कि जो रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस होती है कि मतलब हाउस होल्ड कैसे चलेगा उस सबको मैनेज करता है। तो इट वॉज नॉट एन इम्पॉर्टेंट, दो इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट पोस्ट बट नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज होल्डिंग अ इक्ता ऑफ लाहौर। लाहौर का इक्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां पर आयतगिन बिरच गया, थोड़ा सा परेशान हो गया कि मुझसे लाहौर कैसे छीन लिया, राइट। उसके अलावा मलिक अल्तुनिया, ये मालिक वर्ड इस्तेमाल होता है ना, मालिक वो है जो स्लेव नहीं है, राइट, यानी कि फ्री बॉर्न है, ये फ्री बॉर्न तुर्की है। मालिक अल्तुनिया, या इसका पूरा नाम है मालिक इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया, गवर्नर ऑफ भटिंडा एंड कबीर खां गवर्नर ऑफ लाहौर, ठीक है। कबीर खां को उसने अपॉइंट किया लाहौर में, जिसने उसी के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करी। कॉन्स्पिरेसी बेसिकली क्या थी कि कबीर खान ने रिवॉल्ट किया लाहौर में, ठीक है, और रजिया को मूव करना पड़ा दिल्ली से लाहौर कबीर खां के रिवॉल्ट को सप्रेस करने में। तो कॉन्स्पिरेसी ये थी कि जब रजिया दिल्ली छोड़ के जाएगी ना, ठीक है, तो दिल्ली में रुकनुद्दीन को बिठा दिया जाएगा गद्दी पर और रजिया को किसी तरह लाहौर में मार दिया जाएगा या वापस रास्ते में किसी तरह खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है, या उसको इतने समय तक एंगेज रखा जाएगा कि उसका क्लेम जो है वो दिल्ली पर इफेक्टिव ही ना रहे, जितने भी सपोर्टर्स हैं रजिया के वो रुकनुद्दीन की तरफ शिफ्ट हो जाएं, या तो उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाए या तो उनको पोस्ट से भगा दिया जाए, ठीक है। सो सच वाज देयर कॉन्स्पिरेसी। कबीर खां वाज वंस कमिटेड मेंबर ऑफ आवर सल्तनत। मैंने बोला ना कबीर खां को तो उसने अपॉइंट किया था लाहौर में, जिसने उसी के खिलाफ रिवॉल्ट किया। द टर्किश नोबल्स ऑफ दिल्ली डिथ्रोन्ड रजिया एंड मेड बहराम हर ब्रदर एज द किंग वाइल शी वॉज अवे फ्रॉम दिल्ली। अच्छा, नॉट रुकनुद्दीन, लेकिन बहराम को अपॉइंट किया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैंने रुकनुद्दीन बोल दिया। वो रुकनुद्दीन तो पहले अपॉइंटेड था, रजिया से पहले, इल्तुतमिश के मरने के बाद रुकनुद्दीन अपॉइंट हुआ था। रुकनुद्दीन को हटाकर इल्तुतमिश रजिया बैठी, और अब रजिया जब लाहौर के कैंपेन में थी तो दिल्ली में जो है वो बहराम को बिठाया गया गद्दी पर। वाइल शी वॉज अवे फ्रॉम दिल्ली ट्राइंग टू रिस्ट्रेन रिबेलियस टर्किश गवर्नर ऑफ भटिंडा। अब देखिए, ये लाहौर और जो बीच में दिल्ली और लाहौर के बीच में पड़ता है तबर हिंद इज ओल्डर नेम फॉर भटिंडा। सो इन दोनों ने मिलकर, क्योंकि तबर हिंद में कौन बैठा है, अल्तुनिया, और लाहौर में बैठा है कबीर खां, और दिल्ली में कौन है, आयतगिन ने बाकी सब नोबल्स चहलगनी को जोड़कर जो है वो किसको, बहराम को बिठा दिया गद्दी पर, ठीक है। रजिया मैरिड अब देखिए, रजिया लाहौर से जब वापस आ रही थी तो भटिंडा में अल्तुनिया से लड़ने की कोशिश कर रही थी वो। अब दिक्कत ये हुई कि अल्तुनिया को प्रॉमिस किया गया था कि अल्तुनिया को लाहौर दे दिया जाएगा या कोई दिल्ली में कोई इंपॉर्टेंट पोस्ट दे दी जाएगी, जो कि अल्तुनिया को नहीं दी। किसने, आयतगिन ने। सो अल्तुनिया को समझ आ गया कि आयतगिन खेल गया इसके साथ, ना ही मुझे लाहौर मिला, मुझे तवरिन दे रखा है बीच में, इसमें कमाई नहीं हो रही ज़्यादा। तो रजिया को अल्तुनिया ने कैप्चर कर रखा था। तो रजिया ने अल्तुनिया को कहा कि देखो मेरी बात सुनो, मैं इस समय कुंवारी हूँ, मैं और तुम कर लेते हैं शादी, ठीक है, तो मैं सुल्तान हूँ, तो तुम्हें भी जो है वो एक प्रोमिनेंट पोस्ट में दे दूंगी, और फिर उसके बाद हम दिल्ली चलते हैं और दिल्ली चल के आयतगिन को या बहराम को शक्ति से उतार देते हैं, ठीक है। द गवर्नर ऑफ भटिंडा एंड मार्च्ड विद हिम टुवर्ड्स दिल्ली। सो रजिया और अल्तुनिया जुड़ गए और दिल्ली की तरफ कूच कर दिया उन्होंने। लेकिन बहराम और आयतगिन की कंबाइंड फोर्सेस ने रजिया और अल्तुनिया की कंबाइंड फोर्सेस को हरा दिया। बट शी वॉज डिफीटेड बाय हर ब्रदर बहराम ऑन October 13, 1240 एंड वॉज पुट टू डेथ अलॉन्ग विद हर हस्बैंड नियर कैथल। और फिर जब वो वापस जा रही थी भटिंडा की तरफ, तो कैथल, नाउ अ डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा, इसमें कुछ हिंदू डकैतों ने रजिया को मार दिया, क्योंकि रजिया जो है अपने सेना से अलग हो गई थी, कुछ एक पर्सनल गार्ड्स थे उसके आसपास, और डकैतों ने अटैक किया और रजिया को वहां पर मार दिया, असैसिनेट कर दिया कैथल में, जिससे रजिया का चैप्टर हो गया खत्म। और अब गद्दी पर कौन बैठा हुआ है, बहराम। लेकिन बहराम को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है आयतगन और चहलगनी, और बहराम ये कोशिश कर रहा है कि कंट्रोल मैं अपने हाथ में लूं, राइट। रजिया वाज सक्सीडेड बाय हर ब्रदर बहराम एंड नेफ्यू अलाउद्दीन मसूद, both were dethroned on account of being incompetent. Nasiruddin was then established as sultan, right. रजिया के बाद, बहराम के बाद अलाउद्दीन
मसूद और फिर उसके बाद नसीरुद्दीन को बलबन ने अपॉइंट किया। यहां पर आता है हमारी स्टोरी में बलबन। बलबन कौन है? बलबन लाया गया एक स्लेव है, ठीक है, अफगानिस्तान वाले एरिया से एक स्लेव, गजनी से एक स्लेव लाया गया है, जो कि दिल्ली में लाकर इल्तुतमिश को बेच दिया गया। इल्तुतमिश ने पहले उसको बनाया बिश्ती। बिश्त आपने कई जगहों पर लोगों के सरनेम भी देखे होंगे, बिश्त, ठीक है। बिश्त इज अ फारसी वर्ड फॉर समवन हु कैरीज वाटर, राइट, या जो पानी पिलाता है उसको कहा जाता है बिश्त। तो बलबन वॉज फर्स्ट अपॉइंटेड एज अ बिश्त, लेकिन धीरे धीरे बलबन इंटेलिजेंट था, स्मार्ट था, राइट, धीरे धीरे रैंक उसकी बढ़ती गई और इंपॉर्टेंट पोस्ट वो लेता गया, और धीरे धीरे रजिया के समय वो हंट्समैन का हेड था, शिकारियों का हेड था, मतलब सुल्तान के शिकारियों का हेड था। और फिर उसके बाद वो बन गया आमिरे, मतलब जो हाउस होल्ड है, जो रॉयल कॉरेस्पोंडेंस है, उन सब का ध्यान रखने वाला, ठीक है, रजिया के समय में ही। फिर उसने धीरे धीरे कॉन्स्पायर किया और नसीरुद्दीन को सुल्तान बनाया और खुद बन बैठा उसका वजीर। ही वॉज हिमसेल्फ अ मेंबर ऑफ चहलगनी, या चालीसा का हिस्सा था, ठीक है, यानी कि कॉप्स ऑफ 40 का हिस्सा है बलबन। तो बलबन की स्टोरी आगे मैं आपको बलबन की स्टोरी भी कराऊंगा, लेकिन यहां पर बलबन आ चुका है जैसे नसीरुद्दीन गद्दी पर बैठता है, ठीक है। बात करें नसीरुद्दीन महमूद की। सो नसीरुद्दीन महमूद, द यंगेस्ट सन ऑफ इल्तुतमिश, वॉज मेड सुल्तान ऑफ दिल्ली बाय द कॉप्स ऑफ 40। और इसमें कौन है कॉप्स ऑफ 40 में? बलबन, राइट। ही वॉज द 8th सुल्तान ऑफ मेमलुक सल्तनत। ऐबक, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन, रजिया, रजिया के बाद बहराम के बाद अलाउद्दीन मसूद के बाद नसीरुद्दीन, ठीक है। अच्छा, बीच में आराम बख्श भी है, ऐबक और इल्तुतमिश के बीच में आराम बख्श भी होगा। द तबाकत नासिरी रिटन बाय द कोर्ट हिस्टोरियन मिनाज सिराज। ये आ गया ना, बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री का सवाल आ गया कि ये सब कहानी हमें रजिया के बारे में, इल्तुतमिश के बारे में, या उसके बाद हमें बलबन तक भी, ये सारी नसीरुद्दीन के बारे में कहानी हमें कहां से पता चल रही है? तो मिनाज सिराज वॉज द कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ दैट टाइम। इल्बाड़ियों का कोर्ट हिस्टोरियन था, जिसने तबाकत ए नासिरी लिखी है नसीरुद्दीन मोहम्मद की, जिसके बारे में उसने नसीरुद्दीन मोहम्मद के बारे में जानकारी दी है। सो उसके अलावा और भी उसकी जो है वो बुक्स हैं जिसमें मतलब रजिया के बारे में या इल्तुतमिश के बारे में जानकारी मिलती है, राइट। इज डेडिकेटेड टू सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद। महमूद है ये, मोहम्मद गलती से बोल दे रहा हूं मैं, दो अलग अलग शब्द होते हैं, महमूद और मोहम्मद दो अलग अलग शब्द है, राइट। It is the only available contemporary source of history of his reign and thus the most reliable source. Mahmud was known to be very religious, spending most of the time in prayer and occupying and copying the Quran. Because of this, he is also known as Darwesh. दरवेश किंग या दरवेश सुल्तान क्यों कहा जाता है उसे? क्योंकि उसने अपने जीवन को जो है वो मतलब कुरान की, यानी बहुत ज़्यादा रिलीजियस है, हाईली रिलीजियस व्यक्ति को आप दरवेश कह सकते हैं, ठीक है। सो दरवेश किंग या दरवेश सुल्तान कौन है? नसीरुद्दीन महमूद। लेकिन पॉइंट यहां पर यह है कि नसीरुद्दीन महमूद वॉज अ पपेट, ठीक है। और पपेट किसकी थी? वो चहलगनी की। और चहलगनी का हेड कौन था उस समय? क्योंकि वजीर जो भी होगा ना वो चहलगनी का हेड होगा। अब देखिए, जो फारसी एडमिनिस्ट्रेशन है ना, उसमें जो वजीर है वही दीवानी का काम भी करता है और वही मीर बख्श का काम भी करता है, यानी आर्मी का हेड भी वही होता है और मतलब रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का हेड भी वही होता है, वजीर के पास होती है पोस्ट ये, ठीक है। सो दैट मीन्स कि जो बलबन है वो 1246 से 1266 तक नसीरुद्दीन का शासन रहा, यानी 20 साल तक उसने वजीरी संभाल के रखी। बीच में 1262 में एक बार उसको रिप्लेस भी किया गया, लेकिन वापस रीइंस्टेट कर दिया गया नसीरुद्दीन द्वारा, ठीक है। बाकी चहलगनी, क्योंकि धीरे धीरे शक्ति बलबन की बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, सो चहलगनी ने नसीरुद्दीन को भड़काया है कि बलबन तुम्हें शक्ति से उतार देगा, मार देगा तुम्हें। तो कुछ समय तक बलबन को शक्ति से हटा दिया गया था, लेकिन बलबन वॉज रीइंस्टेटेड क्योंकि दिखा उसको नसीरुद्दीन को कि बाकी और कोई लायक नहीं है विजारत के, ठीक है, वजीर बनने के। सो ग्यासुद्दीन बलबन आते हैं हमारी स्टोरी में। ग्यासुद्दीन बलबन वन ऑफ द कॉप्स ऑफ 40 यानी चालीसा का हिस्सा है, प्राइमरली डेल्ट विद द स्टेट अफेयर्स। बलबन मैरिड हिज डॉटर। अब देखिए ग्यासुद्दीन बलबन ने कैसे जो है वो धीरे धीरे पैर फंसाए।
गयासुद्दीन बलबन ने अपनी डॉटर का ब्याह किया नसीरुद्दीन से, सो नसीरुद्दीन को बनाया अपना दामाद। ठीक है, सो इस्लामिक ट्रेडिशंस में दामाद और ससुर का रिलेशन जो है वो काफी क्लोज रहता है। ठीक है, फर्दर स्ट्रेंथन पोजीशन, ही हेल्ड द पोस्ट ऑफ नायब ए मामलकात, ये है वो वाइस रीजेंट। ये वाइस रीजेंट नायब ए मामलकात क्या होता है, जो अगर शासक कमजोर हो या शासक छोटा हो उम्र में, मतलब अभी अडल्ट ना हुआ हो, तो उसके नाम पर शासन करता है, सो रीजेंट की तरह काम करता है। एंड अर्न द टाइटल ऑफ उलूग खां। अब ये उलूग का मतलब क्या होता है, उलूग का मतलब होता है प्रिंस, राइट, और खां एक मिलिट्री टाइटल है जिसका मतलब होता है मिलिट्री जनरल, सो उलूग खां। नसीरुद्दीन सर्व्ड एज सुल्तान फॉर 20 years and kept the empire intact. After Mahmud's death in 1266, Balban rose to power as Mahmud had no children to be his heir. मतलब कोई लड़का नहीं था महमूद का, ये कोइंसिडेंस नहीं है, हो सकता है कि चलगनी ने धीरे धीरे जो लड़के हों उनको मार दिया हो। ठीक है, सो महमूद के मरने के बाद बलबन ने अपने आप को जो है वो कह दिया कि नहीं, मैं ही हूँ सुल्तान, और कोई सुल्तान नहीं बनेगा, मेरे पास ये सुल्तान बनने का हक। ठीक है, तो 60 साल का था बलबन जब 1266 में मृत्यु हुई नसीरुद्दीन की, और बलबन बैठा खुद गद्दी पर। ठीक है, बात करते हैं गयासुद्दीन बलबन की। बलबन की स्टोरी थोड़ी सी आपको समझाता हूं मैं। सो आई होप आपको नसीरुद्दीन की स्टोरी समझ आई होगी। ठीक, गयासुद्दीन बलबन अ स्लेव ऑफ इल्तुतमिश वाज अ इलबाड़ी तुर्क। अब इलबाड़ी कई बार जो है वो बलबन के मैमलक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक से क्या बोलते हैं, नसीरुद्दीन महमूद तक के रेन को। और गयासुद्दीन बलबन और उसके जो और खलजियों से पहले, ठीक है, जितना भी टाइम है उसको कहा जाता है इलबाड़ी डायनेस्टी। क्यों? क्योंकि गयासुद्दीन वज़ अ इलबाड़ी तुर्क। इलबाड़ी जो है वो ट्राइब का एक नोबलमैन का लड़का था जिसको बहुत कम उम्र में स्लेव बना लिया गया था। ठीक है, हिज ओरिजिनल नेम वाज बहाउद्दीन। अब ये बहाउद्दीन ओरिजिनल नेम नहीं है, एक्चुअली बहाउद्दीन वाज अ टाइटल प्रोवाइडेड टू हिम व्हेन ही वाज वेरी यंग बाय एक ख्वाजा द्वारा, एक सूफी द्वारा उसको नाम दिया गया था बहाउद्दीन। ठीक है, उद्दीन, उद्दीन जो होता है ना, इसका मतलब होता है कि जिसका दीन ये है। ठीक है, तो सैफुद्दीन का मतलब क्या हुआ? सैफ का मतलब होता है तलवार या एक तरह की कटार, राइट। तो सैफुद्दीन यानी कि जिसका दीन जो है वो तलवार है। ठीक है, मुजाहिदीन का मतलब जिसका दीन जो है वो जिहाद है। सो जहां पर भी आपको उद्दीन वर्ड मतलब सफिक्स लगा हुआ दिखता है ना, सो दैट मीन्स ये इसका दीन है। दीन मतलब ये इसका दीन धर्म है ना, ये लाइफस्टाइल ये फॉलो करता है। तो बाहा का मतलब होता है प्रिंस, सो प्रिंस के लाइफस्टाइल को फॉलो करता है जो, तो बहाउद्दीन। तो थोड़ा सा लिंग्विस्टिक अप्रोच रखें, इन फारसी शब्दों को समझें ताकि आपको इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन समझ आए, क्योंकि भारत के एडमिनिस्ट्रेशन में आज भी बहुत सारे वर्ड जो हैं वो फारसी के हैं। और अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना चाहते हैं तो आपको ये फारसी वर्ड पता होने चाहिए और इनके पीछे के मतलब पता होना चाहिए। प्लस समझ इतिहास, अगर आप हिस्ट्री ऑप्शनल ले रहे हैं तो थोड़ा सा इतिहास समझने में मदद मिल जाती है, क्योंकि इतिहास का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा फारसी एडमिनिस्ट्रेशन में, मतलब फारसी एडमिनिस्ट्रेशन में रहा है, राइट। ओरिजिनल नेम बहाउद्दीन। एट अ यंग एज ही वॉज कैप्चर्ड बाय मंगोल्स, टेकन टू गजनी एंड सोल्ड टू ख्वाजा जमालुद्दीन ऑफ बसरा अ सूफी, राइट। सो ख्वाजा जमालुद्दीन ने उसका नाम दिया बहाउद्दीन। मंगोल्स ने उसको कैप्चर किया, मंगोल्स का काम था ये गांव में अटैक करना, उनके जवान लड़कों को लड़कियों को कैप्चर करना और फिर स्लेव्स बनाकर बेच देना, और गजनी में लाकर उसे बेच दिया गया, राइट। जमालुद्दीन फिर भारत आ गए, then brought him to Delhi in 1232 along with other slaves and all of them were purchased by इल्तुतमिश। और 1232 में 1232 में इल्तुतमिश ने किसको खरीद लिया? बलबन को, राइट, बहाउद्दीन को। Balban belonged to the famous group of 40 Turkic slaves of Iltutmish. Iltutmish placed him along the Bishtis water bearers, right? तो सबसे पहले इल्तुतमिश ने क्या बनाया? उसको बिश्ती बनाया, बिश्त बनाया है, यानी पानी वगैरह पिलाने का काम दिया उसे। He became one of the most notable of 40 Turkish nobles of Delhi or the corps of 40 during the reign of Razia Sultan. He was आमीर शिकार, ये है वो पोस्ट, ठीक है, चीफ हंट्समैन। मेरे को आमीर शिकार वर्ड नहीं याद आ रहा था पहले। सो आमीर शिकार यानी कि जो शिकारी है उनका, शिकारियों का हेड उसको बनाया गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट पोस्ट तो नहीं थी, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोस्ट नहीं थी, लेकिन काफ़ी खाना वगैरह जो है, क्योंकि
ये जो तुर्की लोग हैं ये शिकार, ये ट्राइबल कल्चर था इनका, और इनके ट्राइबल और ये जहाँ से आते हैं वो एक ज़्यादा मतलब फर्टाइल लैंड नहीं है, तो इनके मील का एक बहुत बड़ा हिस्सा शिकार पर डिपेंडेंट रहता है, इसीलिए एक प्रॉपर डिपार्टमेंट है आमीर शिकार। सो जबकि ये भारत आ गए हैं, भारत में काफ़ी साल हो गए हैं, वो भारत में अनाज की भरमार है, बट स्टिल एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है शिकार करने के लिए। दिस वाज अ शाउट आउट फॉर देयर अर्लियर टर्किक, मतलब टर्किक जो ओरिजिन है, टर्किक ट्राइबल ओरिजिन को शाउट आउट था ये, ठीक है। वैसे शिकार करना बलबन ने शिकार करने को, सिंस ही वाज आमिर शिकार, तो उसको पता था कि शिकार करने से प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, तो अपनी सेनाओं को एक्टिविटी में या डिसिप्लिन सिखाने के लिए वो शिकार करवाया करता था रेगुलरली, ठीक है। आगे मैं आपको बताऊंगा। आफ्टर शी वॉज डिथ्रोन्ड, कौन, रजिया, ही मेड रैपिड स्ट्राइड्स इन द सब्सिक्वेंट रेंज, अर्निंग द प्रोविंस ऑफ रेवाड़ी, राइट। बहराम के अंडर उसने रेवाड़ी का प्रोविंस जो है वो, रेवाड़ी का इक्ता अपने कंट्रोल में लिया। एंड लेटर बिकेम द जागीर, उसके बाद हांसी का जागीरदार बनकर बैठा, विच वॉज एन इंपॉर्टेंट डोमेन। सो ये दोनों कहाँ हैं इस समय, मतलब हरियाणा में ही हैं और दिल्ली के नज़दीक हैं। तो रेवाड़ी का इक्ता, फिर उसके बाद झांसी का इक्ता इसके कंट्रोल में आया। समझ रहे हैं, एक स्लेव जो कि बिश्त था, उसके बाद वो आमीर शिकार था, और अब वो एक इक्तेदार के रूप में काम कर रहा है, तो धीरे धीरे वो अपने आप को इंक्रीज कर रहा था, राइट। ही सर्व्ड सुल्तान नसीरुद्दीन फॉर 20 years एंड डेल्ट विद द स्टेट अफेयर्स, रिबिलियंस, प्लॉट्स एंड मंगोल इनकर्शंस। 1246 से 1246 से 66 तक वो सुल्तान नसीरुद्दीन का पहले तो क्या बन के रहा, रॉयल रीजेंट, फिर इवेंचुअली वो वजीर की पोस्ट तक पहुंचा, और जितने भी रिबेलियंस हुए उन सबको, रिबेलियंस को कुचलना, वो रिबेलियंस नॉन तुर्किक, टर्किक, अफगानी, अरबी, राजपूत, ठीक है, इन सब ने किए होंगे। और सबसे बड़ी समस्या थी मेवातियों की, ठीक है। जो मेवाती राजपूत थे उनसे उनका इक्ता, मतलब उनसे उनका जो मतलब कैपिटल है वो छीन ली गई थी। तो मेवाती राजपूत कन्वर्ट नहीं होना चाहते, क्योंकि बलबन और मतलब जो शुरुआती मुस्लिम शासक है उन्होंने कन्वर्जन पर जोर दे रखा था। तुर्की है, इन्होंने कन्वर्जन करवाए, तो जो राजपूत है उन्होंने शहर के शहर छोड़ दिए, ठीक है। अब वो राजपूत जिनके हाथ में पूरा मतलब लेन देन हुआ करता था, उन्होंने मेवात का रीजन छोड़ दिया और जंगलों में उतर गए। दैट मीन्स अब दिल्ली में जहां कहीं से भी ट्रेड आ रहा है ना, तो ये मेवातियों ने क्या करना शुरू किया, इन्होंने उन ट्रेडर्स को लूटना शुरू किया, क्योंकि इनके पास और कोई सोल ऑक्यूपेशन बची नहीं थी। अगर ये कहीं अपने आप को एस्टेब्लिश करते हैं तो कन्वर्जन का खतरा इन पर रहता था, ठीक है। सो एक ये गयासुद्दीन बलबन की बहुत बड़ी समस्या थी। मेवातियों का नाम आता है अकेला, लेकिन उसके अलावा अजमेर के राजपूत या रणथंबोर के चाहमना, इन सब ने जो है वो लूटमार मचाई है, राजपूतों ने लूटमार मचाई है। और कैसे लूटमार मचाते थे, ये जितने भी दिल्ली के आसपास, दिल्ली में सरेआम आ जाते थे, सरेआम दिल्ली में लूटमार मचा के जाते थे, और कहीं पर भी औरतें देखे मुसलमानों की तो उन औरतों के साथ दुष्कर्म किए जाते थे, ठीक है। उसके अलावा मस्जिदों में घुस जाना और वहां पर मारकाट करना, इस तरह की चीजें, इस तरह की इवेंट हुए। तो मैं पॉइंट आउट ये करना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि केवल वायलेंस मुसलमानों की तरफ से हुआ है, वायलेंस हिंदुओं की तरफ से हुआ है। क्यों? पॉइंट ये है कि हमें आज प्रेजेंट डे पोर्ट्रे किया जाता है कि ये हिंदू और मुस्लिमों का कॉन्फ्लिक्ट है, धर्म का कॉन्फ्लिक्ट है। वो धर्म के नाम पर अटैक नहीं कर रहे थे। जो तुर्की है उन्होंने उनसे उनकी भूमि छीन ली, जमीन छीन ली, दिल्ली के आसपास मेवात के रीजन में वो राजपूत राज करते थे, उनसे वो छीन लिया, तो अब उनका मीन्स ऑफ प्रोडक्शन रहा है नहीं। तो वो भड़क में जहां हो सके वो दिल्ली के ट्रेड को जो है वो क्रिपल करने की कोशिश करते थे, दिल्ली में दहशत फैलाने की कोशिश करते थे। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी बलबन के लिए, जिसको बलबन ने, इस समस्या से बलबन ने मतलब एक बहुत स्ट्रांग तरीके से निपटा, ठीक है। समझाऊंगा कैसे। तो ये देखिए, ये हांसी, ये रेवाड़ी प्रेजेंट डे हरियाणा जो है वो ये राज्य है भारत का। He extend his control over different organs of administration by appointing his close relatives partitions to the key post। अब देखिए, खुद वो वजीर की पोस्ट पर बैठा, और जितने भी इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं वहां पर उसने अपने बंदे बिठाने शुरू किए नसीरुद्दीन के अंडर। इससे बाकी जो चहलगनी है वो परेशान हो गई, और उन्होंने कोशिश करी बलबन को शक्ति से उतारने में। तो एक बार 1262 के आसपास जो है वो बलबन शक्ति से उतारा भी गया, लेकिन रीइंस्टेट कर दिया गया, किसके द्वारा, नसीरुद्दीन द्वारा, क्योंकि जिसको उसने वजीर बनाया बलबन को उतारने के बाद वो काबिल नहीं था, राइट। बलबन ऑल्सो इंस्टॉल्ड किशलू खान, हिज यंगर ब्रदर, एज लॉर्ड चैम्बरलेन, आमिर हजीब, किशलू खान को अपॉइंट किया। लॉर्ड चैम्बरलेन कौन होता है, जो मतलब
रॉयल हाउस होल्ड को संभालता है कि कौन सुल्तान से मिलेगा, कौन जो है वो कहाँ पर क्या होगा। मतलब आप ये मान के चलिए कि जो पेंट्री है यानी कि जो कुक है उनको हैंडल करता है कि खाना कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो रॉयल हाउस होल्ड जो है ना कि मतलब जो हरम है वहाँ पर कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, तो इन सारी चीज़ों को मैनेज करने का काम कौन करता है? लॉर्ड चैम्बरलेन यानी कि आमिर हिजाब, हाजिब। एंड अपॉइंटेड हिज कजन शेर खान टू द जागीर ऑफ लाहौर एंड भटिंडा। देखिए, शेर खान को लाहौर और भटिंडा में बिठाया, तो इससे बाकी नोबल्स परेशान हो गए कि तो उसको उसने बोलना शुरू, बाकी नोबल्स ने नसीरुद्दीन को बोलना शुरू कर दिया कि तुम्हें कभी भी हटा देगा, लाहौर इसने अपने कंट्रोल में ले लिया है, ठीक है, बाकी राजपूत वगैरह ये सब जो है वो इनको सप्रेस कर ही रहा है, ये मेवातियों के रिवोल्ट को सप्रेस कर रहा है, तो लोग जो नोबिलिटी है वो इसके साथ जुड़ती जा रही है, पॉपुलर सपोर्ट में आ रहा है, ये तो कभी भी तुम्हें हटा देगा। सो अब 1266 में फिर जब मृत्यु हुई नसीरुद्दीन की, तो बलबन ने फिर किसी की नहीं सुनी। बलबन ने कहा कि मैं ही हूं सुल्तान, उसने अपने आप को घोषित कर दिया। और इतना स्ट्रांग बलबन तब तक हो गया था कि उसके क्लेम को चैलेंज, कोई स्ट्रांग चैलेंज किसी ने नहीं किया, नॉट एनी ऑफ द चहलगनी, ठीक है, क्योंकि चहलगनी को तो उसने पूरा कंट्रोल में किया था, इतना कंट्रोल में किया था कि चहलगनी को उसने डिसइनकॉर्पोरेट कर दिया। ठीक है, अब इनिशिएटिव टेकन बाय बलबन। अब बलबन शक्ति में आया। बलबन रॉयल डिसेंडेंट्स का नहीं है, स्लेव है, वजीर अपने आप को सुल्तान घोषित कर रहा है। दैट मीन्स बहुत सारे लोग जो हैं वो क्लेम कर सकते हैं, जो रॉयल फैमिली के हैं वो क्लेम कर सकते हैं। दैट मीन्स अब उसे कुछ ऐसे स्टेप्स उठाने पड़ेंगे जिससे उसका सुल्तान होने का जो क्लेम है वो लेजिटिमाइज हो। जिसमें सबसे पहला स्टेप उसने उठाया डिवाइनिटी थ्योरी। उसने कहा कि सुल्तान जो है ना वो अल्लाह की परछाई है, तो अगर मैं सुल्तान हूं ना और अगर तुम मुझसे सवाल कर रहे हो तो बेसिकली तुम अल्लाह से सवाल कर रहे हो, और अगर तुम अल्लाह से सवाल कर रहे हो तो तुम्हें तो सूली पे चढ़ा दिया जाएगा, तुम कैसे सवाल कर रहे हो अल्लाह से। तो ये डिवाइनिटी की थ्योरी कि उसने सुल्तान को डायरेक्ट अल्लाह से जोड़ दिया कि अल्लाह के बाद सुल्तान ही है, अल्लाह के बाद कोई खलीफा कोई कुछ नहीं, अल्लाह के बाद सिर्फ सुल्तान है, सुल्तान की बात सुननी पड़ेगी तुम्हें, और सुल्तान हम है। टू एनहांस द पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ द मोनार्की ही मेंटेन्ड दैट द सुल्तान वॉज शेडो ऑफ गॉड, नियाबत खुदाई, और खुद को उसने ये टाइटल दिया नियाबत खुदाई का। एंड इट वॉज नेक्स्ट ओनली टू प्रॉफिटहुड, समझ रहे हैं, मतलब मुहम्मद के बाद बलबन है। Therefore, his actions could not be judged by any noble or people, that is, he has no equal among mankind. He introduced rigorous court discipline. He expressed these views to his son Bughra Khan. He emphasized two main points regarding his theory. The monarchy was divinely ordained. It was necessary for Sultan to be authoritarian. अब देखिए, बलबन का खेल समझाता हूं मैं आपको। बलबन शक्ति में आया, बलबन था तो एक स्लेव, ठीक है, गुलाम था। गुलाम जो है वो वजीर की शक्ति तक पहुंचा था और उसने फिर अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया। सुल्तान घोषित करते ही उसने कहा कि सुल्तान जो है ना वो नियाबत खुदाई है, वो स्वयं मतलब अल्लाह की परछाई है, और मुहम्मद के बाद मेरा ही नंबर आता है डिवाइनिटी में, तो तुम मेरे क्लेम पर सवाल उठा रहे हो, यानी कि तुम अल्लाह के क्लेम पर सवाल उठा रहे हो। उसने कहा कि अब मेरे बाद जो है वो बुगरा बैठेगा गद्दी में, मेरे बाद जो है वो नियाबत खुदाई बुगरा है, बुगरा खां उसका लड़का, ठीक है। पहली चीज उसने जो है वो अपने क्लेम को सोलिडिफाई कर दिया। दूसरी चीज क्या किया उसने जस्टिस बांटना शुरू कर दिया। अब देखिए, पॉपुलर सपोर्ट किसका चाहिए? आम जनता का। तो उसने क्या किया, जो और नोबिलिटी नाराज थी, तो जो भी नोबिलिटी अपने गुलाम को परेशान करती थी ना, तो उस नोबल को कड़क से कड़क सजा दी जाती थी, यानी कि उसके शरीर को एम्प्यूटेट करने से लेकर उसको कारागार में यानी कि मतलब जेल में डालने से लेकर, उनको पोस्ट से हटाने से लेकर, उनको पब्लिकली मतलब कोड़े मारने से लेकर काफ़ी सारी सजाएं देता था अपने नोबल्स को। तो अपने नोबल्स पर बहुत ज़्यादा वो टफ था। तो उसके नोबल्स जो हैं वो धीरे धीरे ऐसे ही डर गए कि यार ये तो हमें ही पीट दे रहा है गुलामों के लिए। और नोबल्स क्या करते थे? गुलामों से दुर्व्यवहार करते थे, ठीक है। और बलबन को क्या चाहिए था? आम लोगों का सपोर्ट, ताकि उसका क्लेम जो है वो सॉलिड रहे, ठीक है। खुतबा अपने नाम से पढ़वाना शुरू कर दिया उसने। तो आम लोगों का सपोर्ट कैसे मिलेगा? जब वो बिल्कुल अनबायस्ड जस्टिस देना शुरू करेगा।
तो उसने बहुत अनबायस्ड और बहुत क्विक जस्टिस देना शुरू किया, खास तौर पे डिस्क्रिमिनेशन। किसी भी स्लेव या किसी भी लो रैंक के, सोसाइटी में लो रैंक के व्यक्ति के साथ अगर डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है कोई हायर रैंक का अथॉरिटी या हायर रैंक का कोई व्यक्ति, तो या कोई नोबल अगर अपने स्लेव के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है तो उस नोबल को सजा दी जाएगी। एक एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है कि शराब के नशे में किसी नोबल ने किसी स्लेव को जो है वो कोड़े मरवा दिए थे, तो बलबन ने यह आदेश दिया था कि उस नोबल को भी कोड़े मरवा जाएं। तो आप कुछ इस तरह मान लीजिए कि अगर प्राइम मिनिस्टर किसी चीफ मिनिस्टर को कहे कि तुम्हें जो है वो हम सजा देंगे और पब्लिकली सजा दे, तो इस तरह आप मान के देख लीजिए, ठीक है। बलबन एस्टेब्लिश्ड अ पैटर्न ऑफ कोर्ट एटिकेट्स। नेक्स्ट चीज क्या करी बलबन ने? सबसे पहला तो बलबन ने अपने आप को शैडो ऑफ गॉड कहा, ठीक है। नेक्स्ट चीज उसने क्या कहा कि अगर वो शैडो ऑफ गॉड है तो दिखना भी चाहिए ना, तो उसने फारसी कस्टम्स को अपनाना शुरू किया, जो कि उमायद खिलाफत से उठाए उसने। जो उमायद खलीफे थे ना, उनकी कोर्ट में क्या किया जाता था? पायबोस और सजदा, यानी सुल्तान को झुक के सजदा किया जाएगा और सुल्तान के जो चरण है उन्हें चूमा जाएगा, राइट। सुल्तान के जो पैर हैं उनको किस किया जाएगा। तो ये है पायबोस और सजदा की एटिकेट्स, ठीक है। तो इन एटिकेट्स को उसने लागू करवा दिया कोर्ट्स में कि जब भी मैं कोर्ट में आऊं पहले तो सभी झुक के मुझे सजदा करेंगे, फिर पाइबोस मेरे चरण को चूमेंगे। यहां से उसका डिवाइनिटी का क्लेम जो है वो और सॉलिडिफाई होता है। ही गेव अप ड्रिंकिंग। उसके बाद उसने, जैसे बाबर ने शराब छोड़ दी थी, ठीक है, दिखाने के लिए अपनी सेना को कि जिहाद करेंगे हम राणा सांगा के खिलाफ, उसी तरह इसने भी ड्रिंकिंग छोड़ दी। कह रहा मैं नहीं पीऊंगा, मेरे कोर्ट में कोई शराब नहीं पिएगा। तो ये डॉक्यूमेंट किया गया है कि मतलब एक बहुत मनहूस कोर्ट की तरह डॉक्यूमेंट किया गया कि बलबन की कोर्ट इतनी मनहूस थी कि कोई जुआ नहीं, कोई शराब नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, कोई नाच गाना नहीं, ठीक है। लगता ही नहीं था कि सुल्तान की कोर्ट है, और अगर कोई कर रहा है तो उसको धर के सजा दी जाती थी। सो ही गेव अप ड्रिंकिंग वाइन, kept himself aloof and maintained his dignity. He banned drinking of wine by his nobles and officials, prescribed a special attire and fixed ceremonial forms. ठीक है। बलबन ऑल्सो इंट्रोड्यूस प्रैक्टिस ऑफ सजदा, prostrate to the emperor, and पाइबोस फीट किसिंग ऑफ monarch, a tradition common in Persian courts. So उमायदों की कोर्ट से आया है ये पाइबोस और सजदा, आपको पता होना चाहिए। किसने? बलबन ने। बलबन ऑल्सो इंट्रोड्यूस द एनुअल सेलिब्रेशन ऑफ पर्शियन न्यू ईयर, नवरोज। अब देखिए, बलबन को जिस तरह इल्ततमिश को इन्वेस्टिट्योर चाहिए था अब्बासी खलीफों का, बलबन को भी अपने क्लेम को सॉलिडिफाई रखने के लिए पर्शियंस का सपोर्ट चाहिए था, क्योंकि खिलाफत तो उन्हीं के पास थी, अरबी और पर्सियों के पास, ठीक है। तो जो स्पिरिचुअलिटी, जो रिलीजियस अथॉरिटी है वो तो अरब और फारस में थी, ठीक है। सो उनको खुश रखने के लिए उसने पाइबोस, सजदा और नवरोज का फेस्ट, नवरोज समझ रहे हैं, नया रोज, रोज मतलब डे, नव मतलब नया, सो न्यू डे और न्यू ईयर का जो फेस्टिवल होता है पर्शियन फेस्टिवल, उसको मनाना शुरू कर दिया भारत में, ठीक है। ही प्रमोटेड टर्किश नोबिलिटी एज ही ग्रांटेड इंपॉर्टेंट पोस्ट टू ओनली दोज हु बिलोंग टू नोबल फैमिली। अब यहां पर देखिए, रजिया ने नॉन टर्किश नोबिलिटी को प्रमोट किया, ठीक है, जिससे चहलगनी हो गई परेशान। लेकिन बलबन ने टर्किश नोबिलिटी को प्रमोट किया, लेकिन उसने चहलगनी को डिसइनकॉर्पोरेट कर दिया। तो इल्ततमिश ने चालीसा एस्टेब्लिश करी और बलबन ने चालीसा खत्म कर दी। क्यों? क्योंकि बलबन खुद चालीसा में से निकल कर आया था। बलबन को पता था कि चालीसा कितनी भयंकर पॉलिटिकल गेम खेलती हैं, तो उसने चालीसा का भी खत्म कर दिया, ठीक है, कि कोई पॉलिटिक्स करेगा ही नहीं। चालीसा उसने डिसबैंड करी, तो वहां से जो टर्किश नोबल निकले भड़क गए वो। तो उसने क्या किया कि उन टर्किश नोबल्स को फ्री बॉर्न मालिक, जिनके नाम के आगे मालिक लगता है, उनको इंपॉर्टेंट पोस्ट पर अपॉइंट करना शुरू किया, ताकि वो मालिक जो है वो बलबन के साथ जुड़े रहे, राइट। एज बलबन बिलीव दैट पोजिशन ऑफ सुल्तान इज नेक्स्ट टू द गॉड एंड हिज एक्शंस आर नॉट आंसरेबल टू एनीवन, ही टोर डाउन द कॉप्स ऑफ 40। उसने अपना स्टेटस ऐसा बनाया हुआ है कि मोहम्मद साहब के बाद तो मैं ही हूं, और मैं अगर कुछ भी कर रहा हूं तो कोई जजमेंट नहीं दे सकता, कोई उलेमा, कोई नोबल मेरे लिए कुछ, मेरे बारे में कुछ नहीं कह सकता, और अगर कहता है तो आ जाओ खुले मैदान में लड़के देख लो। बलबन के पास फोर्स थी स्ट्रांग, राइट। अ ग्रुप ऑफ 40 नोबल्स टू रिजर्व द पावर ऑफ थ्रोन सोली फॉर हिमसेल्फ एंड हिज सक्सेसर्स। चहलगनी को खत्म किया, तो दैट मीन्स बलबन ओल्ड एज में था, अपनी 60 साल की उम्र में शक्ति में आया था, ठीक है।
66 से 87 में उसकी मृत्यु हो गई। सो दैट मीन्स लगभग 20 साल का उसका शासन रहा। तो उसको पता था कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और मैं मर जाऊंगा, मेरे बाद मेरे लड़कों को गद्दी पर नहीं बैठने देगी चालीसा। लेकिन वो चाहता था कि इलबाड़ी ही जो है वो अब शासन करे हिंदुस्तान पर, इसलिए उसने चहलगनी को खत्म कर दिया। टू रिड्यूस द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुप ही प्रमोटेड जूनियर टक्स टू इंपॉर्टेंट पोजिशंस, राइट। सो उसने चहलगनियों की शक्तियों को कम किया और अन्य तुर्कियों को, फ्री बॉर्न तुर्कियों को, मालिकों को जो है वो अपॉइंट करना शुरू किया। समझ रहे हैं, यहां पर उसने देखिए चहलगनी जो है वो स्लेव है और उसने फ्री बॉर्न यानी कि जो मालिक शब्द जिसके साथ लगा होता है, मालिक तुर्कियों को जो है वो अपॉइंट करना शुरू किया उसने। टू कीप हिमसेल्फ अफॉर्म, अब समझ रहे हैं, तो ये इसके मैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी बता रहा हूं, समझ रहे हैं, डिवाइनिटी की थ्योरी, उसके अलावा अपने बंदे अपॉइंट करना, चहलगनी को खत्म कर देना, ठीक है। आमिर शिकार से शुरू हुआ था, पहले बिश्त था, आमिर शिकार बना, फिर उसके बाद रेवाड़ी का इक्ता मिला, हांसी का इक्ता मिला, फिर उसके बाद 1266 में नसीरुद्दीन के मरने के बाद खुद जो है वो सुल्तान घोषित कर दिया। फिर उसने कहा कि मैं ही जो मतलब सुल्तान जो है वो अल्लाह की परछाई है, नियाबत खुदाई, ठीक है। फिर उसके बाद उसने सजदा पाइबोस इंट्रोड्यूस कर दिया, चहलगनी को खत्म कर दिया, राइट। नेक्स्ट देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सवाल बनते हैं इन पे। टू कीप हिमसेल्फ इन्फॉर्म्ड ऑफ ऑल हैपनिंग्स इन हिज सल्तनत एंड ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ टर्किश आमिर एंड रिफ्रैक्टरी हिंदू चीफ्स, बलबन एस्टेब्लिश्ड एन एफिशिएंट एस्पियनाज सिस्टम। अब देखिए, बलबन फ्री बॉर्न टर्किक या मान लीजिए स्लेव्स भी हैं, लेकिन प्योर तुर्की लोगों को अपॉइंट कर रहा है, ठीक है। दैट मीन्स कौन कौन खता खाएंगे उससे, फारसी, अरबी, अफगानी और हिंदू और कन्वर्टेड इस्लामिक, यानी जो हिंदू जो इस्लाम में कन्वर्ट हुए हैं वो सब भड़क गए, ठीक है। सो अब इन सारे भड़के हुए लोगों को कंट्रोल में रखने के लिए बलबन ने क्या किया, बलबन इंट्रोड्यूस्ड अ सिस्टम ऑफ स्पाइज। उसने जो है वो स्पाइज का यानी जासूसों का एक सिस्टम एस्टेब्लिश किया जिनको कहा जाता है बरीद, ठीक है। स्पाइस को क्या कहा जाता है, बरीद। सो बरीद, ये जो डिपार्टमेंट इसने स्पाई का बनाया, ये इतना खुफिया था कि बरीद केवल सुल्तान को आकर रिपोर्ट करते थे और सुल्तान और बरीदों के बीच में और कोई लेयर नहीं थी, ताकि किसी भी तरह की कंफ्यूजन जो है वो ना क्रिएट हो। बाद में अलाउद्दीन ने बरीज की भी 2 लेयर बना दी, एक जो फील्ड में काम करते हैं और फील्ड में काम करने वाले बरीज को मॉनिटर करने वाले बरीद, और फिर वो बरीद जो है फिर वो अलाउद्दीन को रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ये देखना है कि बलबन द्वारा लिए गए इनिशिएटिव्स को रिफाइन किया अलाउद्दीन ने, अलाउद्दीन द्वारा लिए गए इनिशिएटिव्स को रिफाइन करने की कोशिश करी मोहम्मद बिन तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा लिए गए इनिशिएटिव्स को रिफाइन करने की कोशिश करी फर्दर फिरोज शाह तुगलक ने, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो लोदी, इब्राहिम लोदी, और फिर इब्राहिम लोदी के बाद शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी के बाद अकबर, ठीक है। सो ये मेजर जो है वो क्या रहे, अकबर के बाद फिर जहांगीर या शाहजहां, औरंगजेब, इन सब ने क्या क्या जो है वो कोशिश करी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाने की। तो बलबन से एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की शुरुआत होती है, ठीक है। उससे पहले मतलब रजिया या इल्तुतमिश कोई बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स नहीं ला सके, ठीक है। वो मिलिट्री अथॉरिटी यानी इक्तेदारी के बल पर चल रहे थे, लेकिन बलबन ने थोड़ा सा जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करी। फिर उसके बाद अलाउद्दीन के टाइम से तो हम बड़े लेवल पर एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आते हुए देखेंगे, ठीक है। Balban had a strong and well-organized intelligence system. He employed spies, barids, to inform on his officials. He placed secret reporters and news writers in every department. The spies were independent authority who were only answerable to Sultan. So जितने भी डिपार्टमेंट है उसमें बरीद उसने अपॉइंट करे जो कि सुल्तान को आकर रिपोर्ट करते थे, राइट। बलबन रीऑर्गेनाइज द मिलिट्री। अब देखिए बलबन के सामने ना खतरा मंगोल्स का है, क्यों, क्योंकि इल्तुतमिश के जीते जी चंगेज खान ने अटैक नहीं किया था, लेकिन चंगेज के जाने के बाद उसके चंगेज के जनरल्स ने मंगोल एम्पायर को आपस में बांट लिया था। सो जो ख्वारिज्मों को रिप्लेस करके इल खानेत जो आई थी, अब इल खानेत जो है वो आसानी से हिंदुस्तान पर अटैक कर सकती थी। सो बलबन हैड टू फेस इनकर्जन्स फ्रॉम मंगोल्स, और मंगोल्स नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से एंटर कर रहे थे। दैट मीन्स लाहौर को प्रोटेक्ट करके रखना बलबन के लिए
बहुत इंपॉर्टेंट था। सो दैट मीन्स अब मिलिट्री रिफॉर्म्स करने की बारी थी। सो बलबन ने मिलिट्री रिफॉर्म्स करने के लिए एक मिलिट्री डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किया जिसको कहा जाता है दीवाने अर्ज। ठीक है, बलबन रीऑर्गेनाइज द मिलिट्री अगेंस्ट द थ्रेट ऑफ मंगोल्स। ही अबॉलिश द पोस्ट ऑफ नाइक एंड क्रिएटेड अ न्यू डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स नोन एज दीवाने अर्ज। नाइक ये कौन सा है, मतलब आर्मी ऑफिसर है नाइक। नाइक का जो है वो पोस्ट हटाकर दीवाने अर्ज डिपार्टमेंट बनाया, राइट। और दीवाने अर्ज क्या करता है? दीवाने अर्ज एक स्टैंडिंग आर्मी मेंटेन नहीं करता है। दीवाने अर्ज का काम है रिक्रूटमेंट करना, सैनिकों की सैलरीज और सैनिकों की पेंशन वगैरह के बारे में ध्यान रखना, राइट। ही अपॉइंटेड इमाद उल मुल्क एज हिज दीवाने अर्ज टू टुक आफ्टर द रिक्रूटमेंट सैलरी एंड इक्विपमेंट ऑफ हिज ट्रूप्स। ही वॉज मेड फ्री फ्रॉम कंट्रोल ऑफ वजीर, राइट। अब देखिए यहां पर बलबन ने काम क्या किया कि बलबन वजीर था और वजीर शक्ति में आ गया, तो बलबन को पता था कि कल को कोई और वजीर जो है वो शक्ति में आ जाएगा, तो उसने वजीर से आर्मी की पोस्ट जो है वो अलग कर दी, आर्मी की पावर्स अलग कर दी। ठीक है, यानी वजीर के पास जो मीर बख्श की शक्तियां थी वो उसने अलग कर दी, वो एक अलग डिपार्टमेंट बना दी उसने, दीवाने अर्ज। समझ रहे हैं? आफ्टर द डेथ ऑफ इल्तुतमिश द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। अब यहां पर नेक्स्ट चीज आ गई, मेवातियों के द्वारा जो क्रिएट किया गया संकट है उससे कैसे निपटा। सो मंगोल से निपटने के लिए दीवाने अर्ज बनाया और डिफेंस करने के लिए उसने लाहौर, पेशावर जैसे जो शहर है उनके फोर्टिफिकेशंस को स्ट्रांग किया। लेकिन फिर भी समय समय पर मंगोल जो है वो चेनाब तक तो पहुंच ही गए थे। ठीक है, सो उससे आगे वो एंटर करके लूट मार करके चले जाते थे। ठीक है, आफ्टर द डेथ ऑफ इल्तुतमिश द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस इन एरिया अराउंड दिल्ली एंड दोआब डिटीरियोरेटेड सिग्निफिकेंटली। The outskirts of Delhi and Ganga Jamuna Doab and Awadh region were infested with bandits. He took strong measures and suppressed the bandits. Bandits कौन? मेवाती। ठीक है, दिल्ली के बाहर जो मेवात वाला रीजन है, मेवातियों का इतना बुरा जो है वो कहर था कि जो दोपहर की नमाज होती है ना, दोपहर की नमाज के समय ईस्ट वाला जो पार्ट है दिल्ली का, वो उसमें कर्फ्यू सा लग जाता था, लोग बाहर ही नहीं निकलते थे। क्यों? मेवाती दिन दिहाड़े दिल्ली में एंटर करते थे, लूट मार मचाते थे, घरों में जाके जो है वो लूट मार, रेप की घटनाएं, ये सब होता था। ठीक है, तो हाहाकार मचा रखा था मेवातियों ने। अब नसीरुद्दीन के समय जो है वो बलबन कंट्रोल करने की कोशिश करता, लेकिन बलबन अब खुद सुल्तान था, तो बलबन ने एक बहुत स्ट्रांग हैंड से मेवातियों से निपटा। बलबन ने क्या किया, दिल्ली से कन्नौज को कनेक्ट करने वाला जो हाईवे है ना, तो मेवातियों के रास्ते से मतलब मेवातियों के रीजन से गुजरता है, उस हाईवे के आसपास जो जंगल है वो जंगल कटवाए, क्योंकि मेवाती जंगलों में भटकते थे और जंगल में लूट मार करके जंगल में भाग जाते थे, तो उसने पहले तो जंगल कटवाए। बीच बीच में फिर मतलब दिल्ली से मथुरा या कन्नौज के बीच बीच में उसने फिर यहाँ पर मिलिट्री पोस्ट अपॉइंट कराई। यानी मान लीजिए अगर यहाँ पर जो है वो बैंडिट्स लूट मचा रहे हैं तो दो साइड से तुरंत सेना वहाँ पर पहुंच जाए। सो मिलिट्री आउटपोस्ट एस्टेब्लिश कराई, जिससे उसने मेवातियों के ये पूरे जो मतलब मेवातियों द्वारा क्रिएटेड जो पूरा हो हल्ला था वो उसने खत्म करवाया। ठीक है, अब देखिए दिल्ली के आसपास ये दोआब वाला रीजन है ना, दोआब, दो आब नजर आ रहे हैं आपको, गंगा, ये गंगा और यमुना, इन दोनों के जो बीच का रीजन है ये दोआब है। ठीक है, यहाँ तक दिस इज दोआब, ये दिल्ली दोआब कहलाता है ये रीजन। ठीक है, सो दिल्ली दोआब में आतंक मचाया हुआ था किसने? मेवातियों ने। ये दिल्ली है, ये अवध है। रोहिल कौन है? ये रोहिल वाला रीजन है, कुमाऊं को रिप्लेस किया रोहिलों ने, रोहिल है बंगश पठान, राइट, यानी अफगानी है। नेक्स्ट, द मंगोल इन्वेजन्स इंक्रीज ड्यूरिंग बलबन्स रूल बट वर मेट विद ग्रेट रेजिस्टेंस। लाहौर, मुल्तान, सिंध रीजन ऑफ द सल्तनत वर एक्सपोज टू द रिपीटेड इनकर्जन्स। ऑब्वियसली ये आपको यहाँ पर मंगोल नजर आ रहे हैं ना। ठीक है, तो मंगोल सिंध के बाद, ये झेलम के बाद ये चेनाब है। ठीक है, तो चेनाब तक मंगोल जो है वो चेनाब नदी तक जो है वो मंगोल पहुंच गए थे बलबन के रेन में। ठीक है, फिर उसके बाद अलाउद्दीन के समय तक आते आते सतलुज तक पहुंच गए थे बलबन, सॉरी नॉट बलबन लेकिन मंगोल। फिर अलाउद्दीन ने सतलुज से पीछे धकेला है मंगोलों को। ठीक है, टू डील विद दिस problem, Balban set up a line of garrison along the northwest frontier and placed Sher Khan, his cousin, in charge of the region. He resisted Mongols for quite some time. After his death in 1270, the command of the frontier garrison was shared between Muhammad Khan and Bughra Khan, the two sons of Balban. In 1285 invasion of Mongols, Muhammad Khan was killed, but ultimately the Mongols were
ऑल्सो डिफीटेड। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है क्योंकि यहां से 3 नाम निकल रहे हैं, शेर खां, ठीक है, मोहम्मद खां और बुगरा खां। बुगरा खां बैठा है बंगाल में, मतलब बाद में चला गया बंगाल में, लेकिन मंगोलों के इन्वेजन को रोकने के लिए पहले तो लाहौर में बिठाया शेर खां को, ठीक है, ताकि वो जो मतलब क्या बोलते हैं इनको, देखिए देख रहे हैं आप, ये अमृतसर और रावी के परे जो है वो लाहौर है, और ये है चिनाब, चिनाब तक मंगोल पहुंच गए हैं। तो शेर खां को बिठाया ताकि चिनाब से आगे मंगोल ना आ सके, लेकिन मंगोलों ने शेर खां को 1270 में मार दिया, ठीक है। फिर बलबन ने अपने 2 लड़कों को भेजा, मोहम्मद खां और बुगरा खां। उसमें से बलबन अपने लड़के मोहम्मद खां को हेयर जो है वो घोषित कर चुका था कि मैं हो गया हूं बूढ़ा और मेरे मरने के बाद मोहम्मद खां गद्दी पर बैठेगा, और मोहम्मद खां की हो गई मृत्यु। और अपने लड़के की मृत्यु के गम में कुछ समय बाद जो है फिर वो मृत्यु हो गई किसकी, और बुढ़ापा तो आ ही गया था, 80 साल का तो लगभग हो ही गया था, 80 साल से ऊपर हो गया था बलबन, ठीक है। सो अपने लड़के के मरने के गम में और फिर उसके बाद बुढ़ापे की वजह से जो है वो बलबन की भी मृत्यु हो गई। और बलबन का दूसरा लड़का बुरगा, ठीक है, बुगरा, अब बुगरे को पता था कि दिल्ली जो बैठेगा ना वो मरेगा मरेगा, ठीक है, और बुगरे को पता था कि बंगाल जो है वो ज्यादा बढ़िया जगह है, बंगाल में जाकर रहा जाए। तो बुगरा उसने कहा कि मैं नहीं बैठ रहा दिल्ली में, मैं जा रहा हूं बंगाल, और बुगरे ने जाके बंगाल की गवर्नरशिप संभाल ली और अपने आप को दिल्ली सल्तनत से अलग कर लिया, ठीक है। आगे देखिए, गयासुद्दीन बलबन रूल्ड एज सुल्तान फ्रॉम 1265 अंटिल हिज डेथ इन 1287। बलबन की टॉम्ब कहाँ है? लाइज विद इन मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क इन दिल्ली। आज के डेट में टूट फूट गई है, लेकिन इंडिया की वन ऑफ द फर्स्ट जो है वो टॉम्ब वाली, ऊपर ऐसे डोम, नॉट टॉम्ब लेकिन डोम वाली जो है वो टॉम्ब है इंडिया में, बलबन की है वो, ठीक है, जो कि आज के डेट में तो तहस नहस हो चुकी है। बलबन्स हेयर was his elder son Prince Muhammad Khan, but he died in battle against Mongols 9 मार्च 1285, राइट, 1285 में मृत्यु हो गई मोहम्मद की। उसी के कुछ समय बाद जो है वो, मतलब अपने लड़के के मरने से बहुत दुखी था, बहुत लगाव था उसे अपने लड़के से, मोहम्मद खां से, ठीक है। हिज सन बुगरा खां वाज रिलक्टेंट, ठीक है, बुगरा खां ने मना कर दिया कि मैं नहीं बैठूंगा गद्दी पे, टू अज्यूम द थ्रोन एंड सॉट टू रिमेन द रूलर ऑफ बंगाल, क्योंकि उसे पता था जो दिल्ली में बैठेगा वो मरेगा, वो कह रहा था मैं बंगाल में रह के वहां के अफेयर्स को संभालूंगा। बलबन देयरफॉर चोज हिज ग्रैंडसन काई खसरो son of Prince Muhammad as his heir. However, after his death, his nobles nominated काईकुबाद as सुल्तान, ठीक है। सो काई खसरो को अपना मतलब नेक्स्ट सुल्तान घोषित किया बलबन ने, क्योंकि बुगरा जो है वो तो भाग गया बंगाल, ठीक है, और मोहम्मद की हो गई मृत्यु। लेकिन जब बलबन मरा तो जो मतलब नोबिलिटी है उन्होंने काईकुबाद को अपॉइंट किया एज अ सुल्तान, और फिर काईकुबाद के बाद के जो मतलब सक्सेसर्स रहे उनको, काईकुबाद रूल्ड फ्रॉम 1287 टू 90, बट ही प्रूव्ड वेरी वीक एंड इनकॉम्पिटेंट एंड इवेंचुअली डाइड। द रूल वाज, देखिए खुद देखिए, अगर बलबन 80 साल का है, जब 80 साल के आसपास मरा, और उसका एल्डेस्ट सन मोहम्मद है, तो वो खुद एल्डेस्ट सन भी लगभग उसका 60 या मतलब 50 प्लस रहा होगा। तो जो बाकी लड़के हैं बलबन के वो भी काफी बड़ी उम्र में थे, ठीक है। तो उनमें से काईकुबाद को गद्दी पर बिठाया गया, लेकिन ही वॉज अ वीक रूलर। उस समय मंगोल्स का इनकर्शन हो रहा है, ठीक है, और कोई भी बड़ा शासक मरता है तो उसको रिप्लेस करने के लिए रिबेलियन उठ खड़े होते हैं। तो राजपूत उठ खड़े होंगे, नॉन तुर्की अफगानी, ये सब जो है वो रिबेल कर रहे होंगे। ऐसे में काईकुबाद को संभालना जो है वो मुश्किल हो गया होगा इस सारे सिस्टम को। काईकुबाद की मृत्यु होगी 1290 में। द रूल वॉज देन पास टू हिज 3-year-old सन शमशुद्दीन कायूमार, who was eventually dethroned by his guardian जलालुद्दीन फिरोज खलजी in 1290, bringing an end to slave dynasty, ठीक है। तो फिर उसके बाद जलालुद्दीन बैठे गद्दी पर। सो जलालुद्दीन की स्टोरी मैं आगे आपको खलजी वाले पॉइंट में पढ़ाऊंगा, और ये लास्ट में काईकुबाद के बाद की भी स्टोरी, ठीक है, कि किस तरह काईकुबाद के मरने के बाद उसके छोटे से लड़के को गद्दी पर बैठाया गया, लेकिन जो नोबिलिटी थी वो कंट्रोल कर रही थी, और जो नोबिलिटी थी वो बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेड थी, तो खलजी को बुलाया गया लाहौर से, ठीक है, और खलजी जलालुद्दीन लाहौर से आए और उन्होंने जो है वो दिल्ली संभाली। पहले वो दिल्ली संभालने को तैयार नहीं थे, बट स्टिल फिर उन्होंने दिल्ली संभाली।
और फिर किस तरह जलालुद्दीन को फिर अलाउद्दीन ने रिप्लेस किया। तो खलजियों की कहानी नेक्स्ट सेशन में समझाऊंगा आपको क्या है, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत कहानी बलबन की, रजिया की समझ आई होगी। बलबन के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में जो शुरुआती स्टेप्स बलबन ने लिए, ठीक है, खुद को गॉड की परछाई घोषित कर देना, चहलगनी को ख़त्म कर देना, उसके अलावा स्पाइस बरीद को अपॉइंट करना, तो ये सारी चीज़ें आई होप आपको समझ आई होंगी, ठीक है। सो आज के सेशन को यहाँ करते हैं हम कंक्लूड। ये आप इमेज देख रहे हैं, ये है वो मेहरौली में जो पार्क है वहाँ पर, ये बलबन का मकबरा आप मान सकते हैं इसे, ठीक है। सेशन यहाँ पर ख़त्म हो गया, राइट। इस सेशन की पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी? चौहान__हिस्ट्री इज़ माय टेलीग्राम चैनल। उसके अलावा अनअकैडमी का कोई भी अगर आप कोर्स परचेज कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो 10% का डिस्काउंट अगर आप चाहते हैं। या ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप अपने चौहान सर को सपोर्ट करना चाहते हैं, जो कि जिस सपोर्ट की उन्हें बहुत ज़रूरत है, आप चौहान_सर_हिस्ट्री कोड का इस्तेमाल करेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पर इन वीडियोस को शेयर ज़रूर करें, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में खलजी शुरू करूँगा मैं, और खलजियों के बारे में आपको डिटेल में समझाऊंगा। और ये मतलब लास्ट में जो मैंने आपको बताया ना, कायकूबाद के बाद की जो सिचुएशन है, वो मैं आपको खलजी वाले टॉपिक में समझाऊंगा, ठीक है। सो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।